हेलो डियर स्टूडेंट्स, ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़ करके बहुत ही लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो हमारी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, उसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वेक्टर, उनमें हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा वेक्टर के बारे में और वेक्टर से रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनको हमने पढ़ा। सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पे हमने एडिशन के तीनों लॉज, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आपका दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, तीनों को हमने कवर करा। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस चैप्टर में आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट्स और रिजोल्यूशन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपने ठीक से उनको स्टडी किया होगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ भी नया नहीं है, एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं है क्या। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर्स की, तो हमने कल एडिशन ऑफ टू वेक्टर को डिफाइन किया था कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हमने बोला था ये है आपका रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए कई सारे लॉज पढ़े, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आज हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि आज हमें निकालना रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कि जब भी आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो रिजल्टेंट आने वाला है आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तो मैंने जैसा भी कहा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एकदम सिमिलर है एडिशन के। कैसे, देखो, क्या मैं इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को इस तरह लिख सकता हूं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ये दोनों एकदम सिमिलर है। अब मैंने ऐसा किस लिए लिखा है ना, इसलिए लिखा क्योंकि आपको अगर याद हो तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। याद है, मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर डिफाइन किया था कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो नीचे वाला क्या वेक्टर होगा मेरा, माइनस ए वेक्टर, बिकॉज बोथ है सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आपकी एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर्स को कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक है आपका ए वेक्टर, एक है आपका बी वेक्टर। अब तक हमें क्वेश्चन क्या पूछता था, फाइंड ए प्लस बी। अगर हमें ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या हम ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। अगर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आप इजीली लिख सकते हो कि आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन को हमने डिफाइन करा कि सब्ट्रैक्शन होता है आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी को हमने कुछ इस तरह लिखा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर में बी वेक्टर की जगह हम माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें, यानी ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना इज सिमिलर टू ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना। और आप ध्यान से देखो तो क्या ये हमारा ए वेक्टर है। अब माइनस बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा पर डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपोजिट। तो क्या मैं इस तरह आपका माइनस बी वेक्टर डिनोट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि सिमिलर टू क्या है आपका बी वेक्टर। बी वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में था, क्या माइनस बी वेक्टर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले, मैग्नीट्यूड आपका सेम है। तो क्या आपका यहां पे हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा ये होगा हमारा रिजल्टेंट आर। अगर आप यहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो तो आप देखोगे कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में,
तो क्या हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे और उसको पहले वाले वेक्टर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी जब भी मेरे को a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, a वेक्टर में एडिशन करूंगा माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगी वो हम कैलकुलेट करें। और आप ध्यान से देखो तो इस बार हमें किस किस का एडिशन करना, a वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, हमने कहा हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो है आपका वेक्टर a, एक है आपका वेक्टर b, और दोनों के बीच में एंगल है आपका थीटा। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है। क्या इनके बीच का एंगल यही होने वाला है? हमने कहा थीटा इनके बीच का एंगल। मेरे को क्या कैलकुलेट करना, दोनों का सबट्रैक्शन। तो हमने क्या करा, हमें जब इनका सबट्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हमने कहा कि ये हमारा हुआ ए वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बी वेक्टर लेके आना है। लेकिन बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर की जगह हम माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन क्या करनी है आपको, अपोजिट। तो क्या आपका माइनस बी वेक्टर कुछ इस तरह मूव करने वाला है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो आपका सेम रहने वाला है पर डायरेक्शन क्या होने वाली, अपोजिट। यानी ये बनेगा मेरा क्या, माइनस का बी वेक्टर। यह है आपका ए वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें निकालना है इनका सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब क्या, ए प्लस माइनस बी करना है। अगर यहीं पे ये आपका बी वेक्टर था तो इनिशियली ए और बी के बीच में एंगल कितना था आपका, थीटा। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना रह जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल बनेगा आपका क्या, 180 माइनस थीटा। यानी अब मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना, किस किस को, ए को और माइनस बी को, और इनके बीच में एंगल कितना आपका 180 माइनस थीटा। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाला वेक्टर का स्क्वायर, क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जहां पर p होता था फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, q होता था सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या होता था उनके बीच का एंगल। अब इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, a। तो हमने कहा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आपका b। अगर आपको माइनस भी लग रहा है तो माइनस बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इसका b है, प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो हमने लिखा cos 180 माइनस थीटा, यही आएगा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला बना आपका r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या यही आपका रिजल्टेंट होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन कहे कि दो वेक्टर का सबट्रैक्शन करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर के स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। क्या इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हमने अभी कहा वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो क्या मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, यानी एडिशन में तो आपको क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जबकि सबट्रैक्शन में क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगला आया डायरेक्शन। अगर आपको याद हो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, तो हमने कहा था टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या था आपका, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर, किसके इक्वल आता था, क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू cos थीटा। क्या यही आता था। अब क्या होगा आपका, एंगल कितना है आपका, एंगल है आपका 180 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल्स टू, क्यू की जगह पे क्या b लिखे, b साइन 180 माइनस थीटा
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, क्या यही होने वाला है? अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव। तो ये बना आपका टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, यानी ए माइनस बी कॉस थीटा। तो क्या ये आपका एंगल टेन अल्फा आ गया रिजल्टेंट का फ्रॉम ए वेक्टर? क्या सिमिलरली बी का भी निकाल सकते हैं? अगर आपसे पूछे बी का क्या होगा तो टेन बीटा निकाल सकते हैं क्या? ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे, यानी टेन बीटा आ जाएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। बस ध्यान ये देना है कि वहां पे होता था आपका प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। वहां होता था q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, यहाँ पे होगा q sin थीटा अपॉन p माइनस q cos थीटा। यानी इजीली हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने किसको किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। आपको फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह क्या लग गया आपका माइनस। अब एक केस आपको बहुत याद रखना होता है, जैसे मैंने आपको एडिशन में केस बताया था कि जब दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो कितना आंसर याद है आता है। आपको अगर याद होगा कि मैंने कहा था दो वेक्टर है आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के, और आपसे पूछे एडिशन निकलवाना कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपका डायरेक्टली आंसर आता था r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। क्या यही आंसर आता था? और अल्फा का डायरेक्शन आता था थीटा अपॉन 2, इन दोनों के बिटवीन जाता था। अब इस बार हमें क्या करना है, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, किसके लिए? जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, और वो दोनों किस पे एक्ट कर रहे हो, आपके एंगल थीटा पे। यानी हमने कहा हमारे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बिटवीन एंगल है आपका थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। आपको निकालना है व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी हमें निकालना है इनका सब्ट्रैक्शन, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने कहा जब भी आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा आपका फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या यही होगा? अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आएगा आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा। क्या ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बना, और यहाँ भी आपका 2a स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर कॉमन ले ले, 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कल भी डबल एंगल आइडेंटिटी बताई थी कुछ, साइन थीटा की, साइन टू थीटा की और कॉस टू थीटा की। क्या यहाँ भी आपका इसको सॉल्व करना है तो आगे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी? हमें पता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही दो फॉर्मूले होते हैं? अब यहाँ पे मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मेरे को बनाना 1 माइनस कॉस थीटा, क्या साइन वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए? तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही बनेगा? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या आपका कॉस थीटा। तो 2 थीटा में आ रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये बना आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको सॉल्व करें, देखो 2 और 2, क्या आपका स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का आएगा आपका a, साइन स्क्वायर का आएगा आपका साइन थीटा बाय 2। तो रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, उनका आपसे क्या पूछा जाए, डिफरेंस, तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है r इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2। याद रहेगा। तो एडिशन में जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तब तो फॉर्मूला क्या आता था,
2a cos थीटा बाई 2, अभी क्या आएगा आपका 2a sin थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कई क्वेश्चंस में आपको भी सॉल्व करवाने वाला हूँ जहाँ पे डायरेक्टली इन फॉर्मूलोज का यूज किया जाएगा, और जेईई मेंस में इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कई सारे। ठीक है, जैसे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी दो यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का समीशन होता है आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है और रिजल्टेंट भी क्या आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, अब सॉल्व करें। अच्छा, अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है 1, बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आने वाला है 1, तो क्या दोनों वेक्टर्स जो हम यूज करने वाले इनका मैग्नीट्यूड सेम है। और मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था कि जब दो वेक्टर्स ऐसे ऐड किए जाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, 2a cos थीटा बाई 2, क्या यही होता है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो भी 1 के इक्वल है, तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो हमने कहा 1 इक्वल 2 इंटू ए की वैल्यू 1 cos थीटा बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 आई। एक बात बताओ, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, अब थीटा कितना हो आपका 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 60 डिग्री। अगर थीटा बाई 2 की वैल्यू 60 डिग्री है तो थीटा कितना होने वाला है इनके बीच का 120 डिग्री। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आ जाए, इसका मतलब उन तीनों के बीच में एंगल, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होने वाला है 120 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है आपका 120 डिग्री। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनके बीच का डिफरेंस, यानी हमें कैलकुलेट करना है अब आर वेक्टर जो किसका इक्वल है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो फिर से, क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर है, और मैंने अभी जस्ट पीछे आपको एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था क्या, कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है आपका 2a sin थीटा बाई 2। अब अभी भी क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, तो इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा आपका इक्वल्स टू 2a sin थीटा बाई 2, क्या यही आना चाहिए। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और थीटा कितना है आपका 120 डिग्री, यानी ये मेरा बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ r जो कि डिफरेंस है इनका इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कितना होगा आपका 120/2 यानी कि साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी ये बना आपका 2 मल्टीप्लाई √3/2। अगर 2 से 2 कैंसिल करें तो आंसर कितना आएगा आपका √3, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस दो यूनिट वेक्टर्स का किसके इक्वल आया आपका √3 के इक्वल, अगर उनका समेशन किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है आपका कि दो वेक्टर्स है ए और बी, वो किस तरह है, इस तरह है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है आपका a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये वेस्ट बंगाल की जो जेईई की एग्जाम होती है उनकी अलग से एग्जाम होती है, वहां पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में जो वैल्यू उसको प्लेस करें। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अभी हमने कल पढ़ा था कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या यही होता है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, ये इक्वल होना चाहिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को थीटा निकालना, क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा which is equals to a square plus b square minus 2ab cos थीटा। क्या a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। हमें निकालना cos थीटा, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, क्या 0/4ab। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो आना तो 0 है,
अब cos थीटा आ गया आपका 0, यानी थीटा कितना होगा आपका, थीटा होगा आपका 90 डिग्री। हाँ, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम था तो सब उस केस में हमें कितना एंगल मिला था, 90 डिग्री। अब सब्ट्रैक्शन और वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कार मूव करे स्ट्रेट रोड में, कौन सी डायरेक्शन में आपका, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ यानी अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है आपका, 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी आपका कार है जो नॉर्थ में 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये कह रहा है कि ये आपका टर्न होता है लेफ्ट साइड में विद 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ये आपका इस डायरेक्शन में टर्न हुआ लेफ्ट में, क्या ये वेस्ट डायरेक्शन में चेंज चलने लगा। आगे कह रहा है आपका स्पीड रिमेन्स अनचेंज, स्पीड आपका चेंज नहीं हुआ, यानी जितना स्पीड से पहले चल रहा था अभी भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है। हमसे पूछा व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखे। अब इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी आपकी, v1 वेक्टर इक्वल्स टू 50 जे कैप, क्योंकि अपर डायरेक्शन में नॉर्थ जे कैप। अब वेस्ट में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं v2 वेक्टर इक्वल्स टू 50 है आपका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, माइनस आई कैप। हमसे क्वेश्चन ने पूछा व्हाट विल बी द चेंज, हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही होगा चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है आपकी, फाइनल है आपकी माइनस 50 आई कैप या 15 माइनस आई कैप, और इनिशियल है आपका माइनस 50 जे कैप। तो क्या मेरे को चेंज मिल गया। अब इसमें आपको चेंज को वेक्टर फॉर्म में ना देकर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में दे रखा है, क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 50 का स्क्वायर प्लस माइनस 50 का स्क्वायर, यानी कि ये आने वाला है मेरा 50√2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब अगली चीज मेरे से क्या पूछी इसने, अगली चीज मेरे से बोली डायरेक्शन भी बताओ। देखो डायरेक्शन हम बताते, आपका यहाँ पे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप यानी वेस्ट, और माइनस जे कैप यानी कि साउथ। तो आंसर आएगा आपका 50√2 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे ज्यादातर गलती कर देते नॉर्थ वेस्ट, लेकिन नॉर्थ वेस्ट नहीं, आपका आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, एक रिलेशन आपको फाइंड करना है किस किस के बीच में, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में। और क्वेश्चन कह रहा है कि a और b दोनों यूनिट वेक्टर है। आपको मैंने आज एक फॉर्मूला बताया था, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो उनके सब्ट्रैक्शन का, और कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो वेक्टर सेम जिनका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको वो ट्रिक्स या दो फॉर्मूले याद है तो जेईई मेन का क्वेश्चन एक बहुत आसानी से चुटकियों में हम सॉल्व करने वाले। कैसे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपका आता था 2a cos थीटा बाई 2। क्या यही आता था आपका फॉर्मूला, जब a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर, तो सीधी सी बात है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आना है, 1 और 1। वहीं पे अब हमसे क्या पूछा है कि भैया डिफरेंस, तो आज हमने सॉल्व किया डिफरेंस का, ये आता आपका 2a sin थीटा बाई 2। ठीक है, ये दो रिजल्ट मैंने सिंपल लिखे। अब आप ऑप्शन अगर एक बार देखो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं से इनमें रिलेशन निकल के आना, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब साइन और कॉस को डिवाइड कर गया तो टेन बन सकता है, कॉट बन सकता है। देखो ऑप्शन में कॉस है तो ये तो होने नहीं, होंगे क्या आपके टेन वाले, और टेन बनाने के लिए किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन को कॉस से। तो हमने कहा हम 2 को डिवाइड करते किससे, 1 से। जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँ तो ये क्या बनेगा आपका, a कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस बी कैप इक्वल्स टू 2a sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a cos थीटा बाई 2। क्या 2a से 2a कैंसिल होगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बनने वाला आपका, tan थीटा बाई 2। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या a कैप माइनस बी कैप आपका आने वाला है a कैप प्लस बी कैप इंटू tan थीटा बाई 2। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद थे तो क्या आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा आंसर आया a कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू a कैप प्लस बी कैप इंटू tan थीटा बाई 2। ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में सॉल्व हुआ, कई जगह आपके फॉर्मूले यूज होने वाले। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार जेईई मेंस ने पूछा हुआ है। 2022 वाले पेपर में भी इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और पूछा था,
बस उसने एन की जगह पे आपको एक वेरिएबल की जगह एक नंबर दे दिया। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपको अगर याद रहता है तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक का दो वेक्टर से पी और क्यू जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम। अब मैग्नीट्यूड सेम बोल दिया, हमारा काम बहुत आसान हो गया। आगे कह रहा है आपका p प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है किसके मैग्नीट्यूड के, p माइनस क्यू के। तो क्या पहले p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकाले। हमें पता है जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे मान लेते हैं मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका कितना आएगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या यही आ रहा होता है। और जब दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा आंसर कितना आ रहा होता है, उस केस में मान लेते हैं r डैश इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। क्या यही आने वाला होता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपका जो p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है यानी कि r वो n टाइम्स है r डैश के वैल्यू यहाँ प्लेस करें। और ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करते थे, ये बनने वाला है मेरा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। और कितने टाइम्स आपका ये n टाइम्स। आपको कॉस निकालना है तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये बनने वाला है आपका कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आएगा आपका, एन स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यही आने वाला है। देखो 2p स्क्वायर कॉमन ले ले यहाँ पे, अगर 2p स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा आपका 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और यह 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका एन स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। क्या 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कैंसिल करें। अब मेरे को कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस के टर्म एक साइड करें, बाकी टर्म एक साइड करें। यहाँ पे कॉस थीटा पहले से है, यहाँ पे आपका माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बना आपका एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या ये बनेगा आपका एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है तो कॉस थीटा कितना आएगा, क्या यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये बनने वाला आपका एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1। यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है आपकी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। क्या यही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है तो आपका थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रिजल्ट अगर आपको याद रह सके तो अगले क्वेश्चन जो आपको कराने वाला हूं जेईई मेन 2022 में सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिजल्ट आपको याद है तो आंसर चुटकियों में आने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, एन टाइम्स था p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड किसके, p माइनस क्यू के। तो आंसर क्या आता है आपका cos थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी दो वेक्टर है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर से सेम कहानी, मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स है इस बार, 2 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन में एन बोला था, अब की बार क्या बोल दिया आपका 2 टाइम्स। तो हम क्या करें, हमने कहा भैया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। लास्ट क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आपका n टाइम्स मैग्नीट्यूड था तो हमने क्या किया, हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था cos थीटा इक्वल एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हमें इस बार n की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो cos थीटा किसके इक्वल आने वाला है आपका, cos थीटा आने वाला आपका एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1। क्या ये आएगा आपका 3/5। तो क्या यहां से हमें cos थीटा जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था वो पता चल गया। ठीक है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आपको सेम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड रखते, फिर वहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकालते। तो ये रिजल्ट आपको कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना रहे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी उन्हीं दो फॉर्मूलों पे जो आपको अब तक बताता आ रहा था उन्हीं पे बेस्ड है। देखो इसमें भी अगर आप राइट हैंड साइड में देखें और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपको a माइनस बी और a प्लस बी के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और पहली लाइन उसने बोल दी ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आपको दो फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से याद करवाए अभी तक।
a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है? ये आता है आपका 2a cos थीटा बाई 2। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये आता है आपका 2a साइन थीटा बाई 2। क्या यही आने वाला होता है? ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को मैच करो तो a माइनस बी में आना है आपका 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर आ रहा है कॉस, तो पॉसिबल नहीं है, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, रूट 2 आ गया। अब a प्लस बी में आएगा 2a cos थीटा बाई 2 या 2r cos थीटा बाई 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? आपका थर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब हमें पढ़ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहली बात, हम पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये चीज हमें पता होने पे हम किसी भी वेक्टर को इजीली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। जो हमें किसी भी मोशन को आगे जब पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे, तो किसी भी मोशन को स्टडी करने में हेल्प करेगा। क्यों? कि हम उसको इंडिविजुअली एक्स में अलग सॉल्व कर सकते हैं और वाई में अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा चाहते हैं कि हम उसको क्या करें? अलोंग द एक्सिस क्या कर ले? रिजॉल्व कर ले। उस केस में हमें रिजोल्यूशन या रिजॉल्व करना आपका आना चाहिए। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले मान लो हमारे पास एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपका एक कोई वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से सर्टेन एंगल पे है। ठीक है, मान लेते कि थीटा एंगल पे है, ये आपका फोर्स एफ है। क्वेश्चन ने हमें कहा कि आपको इस फोर्स एफ को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। हमने कहा ठीक है, एक हम करते हैं इसको अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक हम करते हैं इसको अलोंग द वाई डायरेक्शन। अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो सेम टाइप का प्रॉब्लम हमारे सामने आया था। तो हमने क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। अभी भी सेम हम करते हैं। मान लो हमने कहा इसके दो कंपोनेंट है भाई, एक तो है अलोंग द एक्स एफ एक्स, एक है आपका अलोंग द वाई एफ वाई। क्या ये फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम है? अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई मिलकर किसके इक्वल है? एफ के। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एफ वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? एफ वेक्टर इक्वल होगा आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप होगा। अब मेरे को कैलकुलेट करनी वैल्यू एफ एक्स और एफ वाई की कितनी होने वाली है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस थीटा के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? बेस, और हाइपोटेनस कौन होने वाला है? आपका एफ। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है? आपको याद आएगा कॉस, कि भाई कॉस ही वो ऐसा रेशियो है तो किस किस में रिलेशन बताता है? आपका हाइपोटेनस में और बेस में। तो हमने कहा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बेस आपका एफ एक्स है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स, हाइपोटेनस आपका एफ। तो क्या यहां से एफ एक्स की वैल्यू आ सकती है? कितनी आने वाली है आपकी? एफ कॉस थीटा। यानी मेरा एफ का एक्स कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा। क्या सिमिलरली वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं? अब इस एंगल के लिए वाई कंपोनेंट क्या आपका? परपेंडिकुलर। तो हमने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि क्या हमें लिखना पड़ेगा? फोर्स इन वाई अपॉन एफ। तो फोर्स इन वाई कितना आया आपका? ये आया आपका एफ साइन थीटा। कि यही आएगा। तो क्या हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। यानी हम इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर किसके इक्विवेलेंट हुआ? आपका एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। क्या ये बात समझ में आई? यानी किसी भी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब कई लोग इसको इस तरह याद रखते हैं कि भैया हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में कॉस आता है। आपको ऐसे याद नहीं रखना। आपको कैसे याद रखना है? दो एक्सिस होंगी, जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल बन रहा है उधर आएगा आपका कॉस। यानी कि इस वाले प्रॉब्लम में कॉस का आएगा आपका अलोंग वर्टिकल। क्यों? क्योंकि एंगल किसके साथ दे रखा है? आपका वर्टिकल के साथ। जिसके साथ एंगल उधर कॉस, दूसरी तरफ क्या आएगा? आपका साइन। तो क्या किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दोगे? रिजॉल्व करने में सिंपल तरीका है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसके अलोंग तो आएगा आपका एफ कॉस थीटा और दूसरे साइड आएगा आपका उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है व्हाट इज द एंगल दैट इट मेक विद एक्स एक्सिस। तो पहले क्या हम इसकी एक्सिस बनाए? ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस है। हमने कहा इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है
आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि अलोंग द एक्स भी आपका मैग्नीट्यूड 1 है और अलोंग द वाई भी आपका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो हमने कहा ये तो आपका अलोंग द एक्सिस 1, ये भी हुआ आपका 1। तो क्या ए वेक्टर निकाल सकते हैं? ए वेक्टर क्या होने वाला, ए वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा ए वेक्टर रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, क्या आप निकाल सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। अब ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन देता है, तो आपको याद आएगा टेन थीटा। तो ये टेन थीटा ही वो रेशियो है जो इनमें रिलेशन देने वाला। हमने कहा टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, तो क्या टेन थीटा आएगा आपका 1। और टेन थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है, वो होता है आपका 45 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर है या एक फोर्स है P जिसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मैं आपको ब्रेक करना है। एक कंपोनेंट कितना है आपका 3p/5, तो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा। हमने कहा ठीक है करते हैं ब्रेक। तो हमने कहा पहले एक्सिस बनाई, एक आपकी एक्स एक्सिस, एक आपकी वाई एक्सिस, एक आपका फोर्स। ठीक है, पहले हमने एक्सिस बनाई। आपका मान लेते हैं फोर्स है F या P जो कि सर्टेन थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन है का इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हमने कहा जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उधर क्या आता है आपका कॉस, दूसरी तरफ क्या आएगा आपका साइन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 3p/5। मेंशन नहीं करा कौन सा है, कोई सही मान लो, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कहा हम ठीक है मान लेते हैं कि भैया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 3p/5। अगर हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3p/5 है तो क्या यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो p से तो p कैंसिल हो जाएगा, p से भी कैंसिल होगा तो आपका cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा आने वाला है आपका 3/5। अगर cos थीटा आपका 3/5 है तो क्या सेकंड वाला पार्ट भी हम निकाल सकते हैं, हमें निकालनी है sin थीटा की वैल्यू। अब ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनस, यही होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से याद है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी बेस 3 है हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होने वाला आपका 4। तो क्या यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा कितना आने वाला है आपका, साइन थीटा होता है आपका p/h यानी कि 4/5। तो हमें इस क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया 4/5। तो क्या दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट कितना है आपका, दूसरा कंपोनेंट आपका p साइन थीटा, यानी कि p मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा कितना है आपका 4/5। तो सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4p/5, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से एक कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना आपका 25 न्यूटन, जो कि कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द फोर्स। यानी कि अगर हम बात करें एक कोई फोर्स होगा, उसके कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आपके दो, जिसमें से एक कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। हमने मान लिया कि भैया हॉरिजॉन्टल वाला ही बना रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल वाला 60 डिग्री, कोई भी मान सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल वाला माने, और हॉरिजॉन्टल वाला मान के आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इस वेक्टर के कंपोनेंट का वैल्यू कितना है 25 न्यूटन। आपसे पूछ रहा अदर कंपोनेंट कितना होगा। क्या अभी हमने देखा कि आपका जो भी कोई वेक्टर होता है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा क्या होने वाला आपका वर्टिकल। क्या यही वो कंपोनेंट होगा, और मेरे को इसी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। क्या ये आपका फोर्स इन वाई डायरेक्शन है। और आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में क्या ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये क्या है आपका बेस। तो क्या फिर से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, कौन सा, जिसमें आपका एक तो परपेंडिकुलर हो और एक बेस हो। हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो कौन सा होता है आपका टेन थीटा। तो हमने कहा टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन 25। क्यों, क्योंकि ये इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है आपका एफ वाई और बेस आपका 25। क्या थीटा आपका 60 डिग्री है, तो हमने कहा टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन 25, और टेन 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है √3 के। तो क्या यहाँ से एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, एफ वाई कितना आएगा आपका 25 √3 न्यूटन। तो क्या इस तरह से हम दूसरा कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब
एक क्वेश्चन और है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए इज 7 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। हमने अभी देखा कि किसी भी वेक्टर को जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं उसे किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कैसे लिखते हैं? सिमिलरली बी वेक्टर अगर मेरे को लिखना है तो वो भी कैसे लिखेंगे, उसको भी हम लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। यही होने वाला है। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? क्या आई वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड करिए, ये आने वाला है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। क्या यही होने वाला है? अब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि भैया एक्स और वाई कंपोनेंट ए के कितने, 7 और 6। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए तो है आपका 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, कोई दिक्कत? आगे कह रहे हैं कि a प्लस बी, इनका जो रिजल्टेंट है उसके x और y कितने कितने, 11 और 9, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स किसके इक्वल है आपका 11 और ए वाई प्लस बी वाई किसके इक्वल है 9। तो क्या यहां से आप बी एक्स और बी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो बहुत आसानी से निकल जाएगी। ए एक्स और बी एक्स मिला के 11 है, अब ए एक्स खुद 7 है तो बी एक्स कितना बचेगा, क्या 4? तो हम लिख सकते हैं बी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4 आई कैप, कोई दिक्कत, प्लस ए बाई बी वाई मिला के 9 है और ए वाई कितना है आपका 6, तो बी वाई कितना आने वाला है आपका 3 जे कैप। तो क्या आपको वी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, कितना आया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो क्या यहां से हम वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? कितना आने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आने वाला है। यानी 16 प्लस 9 तो रूट 25, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है आपका 5। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 3 वेक्टर है आपके, कौन कौन, ए बी और सी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना कितना है 10 यूनिट्स 5 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। एंगल्स बन रहे हैं इनके 30 डिग्री 120 डिग्री एंड 300 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सारे एंगल कहां से आपके एक्स एक्सिस है, और सारे कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, कोई भी स्पेस में नहीं है। आपको बताना है इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब 3 वेक्टर है, तीनों को सॉल्व करें। क्या पहले इनको ड्रॉ करें? देखो हमने कहा 3 वेक्टर ड्रॉ करते हैं, आपकी एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हुई, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, अब वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वेक्टर कितना है आपका, फर्स्ट वेक्टर है आपका ए, तो हमने कहा ये है हमारा ए वेक्टर, कोई दिक्कत? ठीक है, सेकंड वेक्टर है आपका बी वेक्टर, जो कि कितने डिग्री पे 120 डिग्री, तो हमने कहा बी वेक्टर भी ड्रॉ कर देते हैं। क्या ये आपका बी वेक्टर है? ठीक, ये हमने कहा ये हमारा बी वेक्टर आ गया। अब एक आपका सी वेक्टर और है, सी वेक्टर कितने पे 300 डिग्री पे, तो हमने कहा सी वेक्टर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो सी वेक्टर बनाया हमने एक, जो कि आपका दे रखा है कितने डिग्री पे 300 डिग्री पे। ठीक है, अब इन सब के मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट, जो कि कितने डिग्री पे आपका 30 डिग्री पे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 5 यूनिट, और ये कितना एंगल बना रहा है आपका 120 डिग्री। और सी वेक्टर की अगर हम बात करें, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 10 यूनिट, और ये कितना एंगल बना रहा है आपका, ये बना रहा है आपका एक्स एक्सिस से 300, तो क्या यहां से 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बी और सी एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में? क्यों? क्योंकि टोटल आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो क्या इनका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? ऐसे वेक्टर जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनका आंसर कितना आता है आपका a माइनस बी, यानी बी और सी का रिजल्टेंट आने वाला है आपका c माइनस बी। क्यों? क्योंकि c का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो क्या इनका रिजल्टेंट आएगा आपका 10 माइनस 5, यानी कि कितना यूनिट 5 यूनिट। तो बी और सी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भैया इनका रिजल्टेंट कितना आने वाला है 5 यूनिट। तो हम इस डायग्राम को वापस रीड्रॉ करते हैं। हमने कहा हमारे पास थी एक एक्स एक्सिस, ठीक है, एक आपके पास वाई एक्सिस थी। यहां पर ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा था आपका, ए वेक्टर एंगल बना रहा था आपका 30 डिग्री बना रहा था।
ए वेक्टर आपका एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो बी वेक्टर है और सी वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट आया है आपका, वो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है आपका, वो जो रिजल्टेंट है वो एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड है 10 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड आया 5। यानी हमें इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करना है, जिसमें एक का रिजल्टेंट है 10, एक का है 5। दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो क्या इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद है? इसका रिजल्टेंट आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2ab cos थीटा में थीटा तो 90 है, तो वो 0 हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 10, तो ये बना आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या ये बनेगा आपका 100 प्लस 25, यानी कि ये बना मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 125। और इसी को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 5 यानी कि 5 रूट 5। तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा? इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आने वाला है आपका 5 रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका एक क्वेश्चन कि भाई 3 फोर्सेज है, आपको दिखा रखे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तीनों आपके एक्ट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट केवल और केवल किस डायरेक्शन में रहे? बाई डायरेक्शन में। तो कितना एडिशनल फोर्स आपको OX के अलोंग ऐड करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि हम चाहते केवल वर्टिकल में रहे, तो क्या हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0। मान लेते हैं कि भैया हमने OX के अलोंग फोर्स ऐड किया है आपका Fx या F, ठीक है। हमने कहा लेट द फोर्स अलोंग OX कितना है आपका F। कोई दिक्कत? हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स क्या करना होगा? 0। हमने क्या करते हैं, अब हमने कहा कि 1 न्यूटन कितना एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो अलोंग द वर्टिकल, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल। मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ एंगल होता है उधर क्या आएगा आपका कॉस। तो क्या ये वाला कंपोनेंट आने वाला है आपका 1 cos 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली 2 का भी एंगल आपका 60 डिग्री है। कैसे? ये दोनों पैरेलल है, एक दोनों के अपोजिट है, इक्वली अपोजिट। ये 30 डिग्री, ये 90, टोटल कितना 120 से कितना बचा आपका 60 डिग्री। तो ये कितना आने वाला है? ये भी आने वाला है आपका 2 cos 60 डिग्री। क्या यही आएगा? सिमिलरली 4 का कंपोनेंट अगर आप हॉरिजॉन्टल लें तो ये 30 है, तो ये कितना बना आपका 60 डिग्री, यानी ये आने वाला है आपका 4 cos 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट शुड बी अलोंग वर्टिकल। आपका जो भी रिजल्टेंट है वो किसके अलोंग होना चाहिए? ओनली वर्टिकल के अलोंग। अगर रिजल्टेंट वर्टिकल के अलोंग होना चाहिए देन समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0, कि एक्स में जितनी भी फोर्स है उन सबका समेशन किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। अब एक्स में जो जो फोर्स ऐड करें, इधर कौन कौन सा फोर्स है आपका F प्लस 1 cos 60, क्या cos 60 हाफ, ये आपका 2 cos 60 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60, ये बना आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 यानी कि हाफ। वो है आपका 4 cos 60 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इक्वल्स टू 0। देखो 3.5 में से 4.5 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1.5। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? F माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। तो फोर्स शुड बी इक्वल्स टू कितना? हाफ, यानी कि 0.5 न्यूटन। इतना मिनिमम फोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा अलोंग OX सो दैट आपका रिजल्टेंट किसके अलोंग रहे? वर्टिकल के अलोंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको दो पार्ट्स में वेक्टर्स को रिजॉल्व करना इजीली आ गया होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो पूछे एग्जाम्स में तो मैंने आपको डिस्कस किए। अगला हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी भी वेक्टर को जब वो स्पेस में हो तो 3 पार्ट्स में या 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है। हमने कहा हमारे पास एक कोई वेक्टर था P जो कि एक्स एक्सिस से, सॉरी हमारे पास एक कोई वेक्टर था A जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था आपका अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। हमें था कि हम इसके एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाले AX, वाई के अलोंग AY और जेड के अलोंग AZ। तो हमने कहा हम किसी भी वेक्टर को जब 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ A कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका अल्फा, तो हमने कहा जो एक्स कंपोनेंट होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका
ए कॉस अल्फा। अगर आपसे अल्फा पूछे कि भैया कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि एक वेक्टर दे देगा, बोलेगा बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है उस केस में, आपको कॉस अल्फा किसके इक्वल करना है, ए एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है। सिमिलरली आपसे बोले वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें कितना एंगल बना रहा है आपका वाई एक्सिस से, बीटा, तो ये आने वाला है आपका ए कॉस बीटा। और यहां से हम कॉस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस बीटा कितना आने वाला है आपका ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली क्या हम जेड एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो ये बनने वाला आपका ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। यहां से आप कॉस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी आपकी ए जेड अपॉन ए, यही आने वाली है। तो हमने कहा कि भैया एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा, वाई होगा ए कॉस बीटा, जेड होगा आपका ए कॉस गामा। क्या इन सब वैल्यूज को इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा वेक्टर क्या बना, हमारा ए वेक्टर बना आपका ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे हमने ये लिखा, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। क्या इसी के इक्वल होने वाले? क्या दोनों साइड का स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बनने वाला आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या यही बनने वाला है। और देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो वैल्यू कितनी है आपकी, वैल्यू आई आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये रिजल्टेंट या ये रिजल्ट आपको याद रखना होता है। जब भी हम क्या करते हैं तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या होता है या रिजल्ट क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन वो तीनों अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमने जो रिजॉल्व किया है वो गलत किया। इसी को कई बार थोड़ा और भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चन पूछता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये तो हमें पता है। पर कई बार एग्जामिनर क्या करता है कॉस के टर्म्स में नहीं देके साइन के टर्म्स में पूछेगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और गामा को क्या लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये सारा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, नहीं? अब आप ध्यान से देखो तो क्या ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या 3 माइनस ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये बनने वाला है। प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या बना आपका माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल करें तो हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो कहीं कहीं क्वेश्चनों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, पर आपको एक रिजल्ट सिंपल ये रिजल्ट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। पर ज्यादातर आपका क्वेश्चंस में यूज होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो वेक्टर है आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको बताना है एंगल जो ए प्लस बी वेक्टर बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो पहले क्या ए प्लस बी वेक्टर निकाले होगा, क्या ए प्लस बी वेक्टर हमें निकालना है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर में आई कैप आपका माइनस आई कैप, यहाँ पे प्लस 4 आई कैप, तो क्या ये बन जाएगा प्लस का 3 आई कैप। ठीक है, प्लस ये है -2 जे कैप, वो है +2 जे कैप, तो क्या 0 आने वाला है। यहाँ पे 6 के कैप, वहां पे -3 के कैप, तो ये बनने वाला है आपका प्लस का
3k कैप। क्या a प्लस बी वेक्टर मेरे को मिल गया? अब मेरे को बताना है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अभी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है क्या वो अल्फा होता है, और अल्फा किसके इक्वल होता है? ए एक्स अपॉन ए। आप अगर ध्यान से देखें वेक्टर में, ए एक्स आपको इजीली दिख रहा है, ए एक्स कितना है आपका 3, तो ये तो हो गया भैया 3। अब ए मतलब क्या? ए का मैग्नीट्यूड। क्या इसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस 9 18, और 18 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 3√2। तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? तो कितना आने वाला है आपका? ये आया आपका 1/√2। क्या अल्फा की वैल्यू आ गई? कितना आया आपका? अल्फा आया आपका 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री ही वो एंगल है? क्योंकि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे से अगर बाई एक्सिस से पूछा तो भी कैलकुलेट कर लेते। उस केस में क्या होता है? ए बाई आपका 0 है, और अगर कॉस बीटा 0 आएगा तो बीटा कितना जाता है आपका 90 डिग्री। क्या सिमिलरली अपन जेड के अलोंग भी कैलकुलेट कर सकते थे? जेड में क्या होता? ए जेड अपॉन ए जेड आपका वही सेम 3/3/√2, यानी गामा कितना जाता आपका 45। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों कैलकुलेट कर सकते थे, अल्फा 45, बीटा आपका 90 और गामा भी कितना आता आपका 45। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका सेम, एक वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। आपको बताना है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो क्या कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए एक्स कितना है आपका 4, ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ए 144। क्या टोटल मिला के आपका ये हो रहा है 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, यानी ये आएगा आपका 4/13। तो क्या अल्फा आ जाएगा? अल्फा आएगा आपका कॉस इनवर्स 4/13। क्या ऑप्शन नंबर डी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 यूनिट, यानी हम मान लेते हैं कि हमारा एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका 30 यूनिट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये तीनों सेम है। हमें बताने हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड। अगर ये तीनों सेम है तो क्या पहले किसी भी एक का वैल्यू निकलेगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेम ही होने वाले। अब हमने कहा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होते हैं? आपका 1 के इक्वल। अब ये तीनों अल्फा बीटा गामा सेम है तो क्या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा सेम होंगे? तो हमने कहा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो गया? क्या 1/3 के 1 ही हुआ। तो क्या यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आ सकती है? बहुत ही आसानी से आएगी। कॉस अल्फा आपका 1/√3। क्या ये मेरा कॉस अल्फा हो गया? कॉस अल्फा भी यही होगा, बीटा भी यही होगा, गामा भी यही होगा। अब हमें पता है कंपोनेंट्स, ए एक्स क्या होगा आपका? ए एक्स होने वाला है आपका ए कॉस अल्फा। अब ए कितना है आपका 30, कॉस अल्फा कितना है आपका 1/√3, यानी कि ये बना आपका 30/√3। क्या रेशनलाइजेशन कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो क्या नीचे 3 बन जाएगा? तो ए एक्स कितना आएगा आपका? ए एक्स आने वाला आपका 10√3। क्या यही एक्स आएगा? सिमिलरली जितना कॉस अल्फा है क्या उतना ही कॉस बीटा भी होने वाला है। तो कॉस बीटा कितना आने वाला है आपका? वही सेम आएगा आपका ए वाई, यानी कि ए कॉस बीटा, वो भी सेम 1/√3। तो क्या ए वाई की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10√3। और सिमिलरली ए जेड भी कितना हो जाएगा आपका? ए जेड की भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3 यूनिट। तो क्या तीनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम आने वाली है? ठीक है, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। हमने कहा कि अल्फा और बीटा वो एंगल है जो कोई भी वेक्टर बना रहा है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। आपको बताना ऐसा कौन सा सेट है जहां पर अल्फा और बीटा पॉसिबल नहीं है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको सॉल्व करवाएगी, वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होना चाहिए आपका 1। अब इस क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दे रखा है। अगर मान लो आपका किसी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये दोनों मिला के एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा? आपका तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू आपका कभी भी नेगेटिव होगा? क्या नहीं होगा, ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली वैल्यू है। ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम हो सकता है आपका 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0।
तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बना के कितनी हो सकती है 1। अगर ये दोनों का समीशन किसी भी क्वेश्चन में 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो सेट आपका पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको ऑप्शन को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। मैन्युअली चेक करते पहला वाला है आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या चेक करें, तो हमें करना है भैया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। एक बात बताओ, 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद है क्या, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, और 60 होता है आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो क्या ये वैल्यू 3/4 आई, यानी लेस देन 1। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर कितना बनने वाला है आपका 3/4, और cos 60 का बनेगा आपका 1/4। क्या इक्वल टू 1 आई, पॉसिबल है, 1 तक तो आ ही सकता है। अगला है आपका 60 डिग्री 60 डिग्री। क्या 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4, क्या ये वैल्यू आएगी हाफ, यानी ये भी आपका पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें दे रखी है आपकी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। cos 30 यानी कि क्या √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 45 डिग्री यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या 3/4 आने वाला है, ये आने वाला आपका 1/2। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 5/4 आएगा। फॉर एलसीएम लेंगे 5/4। अब ये आ गया ग्रेटर देन 1। तो क्या कभी भी इनका रिजल्ट 1 से ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 3 पार्ट्स में सॉल्व करने के लिए भी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका यूज करना है। इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज का, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, लेमिज थ्योरम या साइन लॉ। अब कहता क्या है, सिंपल सी बात है, इसको अप्लाई करने के लिए आपकी 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, एक कोई बॉडी होनी चाहिए, बॉडी पे कितने फोर्स लगनी चाहिए आपके 3। एक बॉडी हो उस पर कितने फोर्स लगे 3, और बॉडी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए उस पर 0, तब ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब पहले तो आपकी इनिशियल कंडीशन क्लियर हुई, 3 कोप्लेनर फोर्सेज होने चाहिए आपके, 3 कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेज जो कि किसी बॉडी पे लग रहे हो, और बॉडी किसमें हो आपकी इक्विलिब्रियम पे। केवल 3 फोर्सेज के लिए वैलिड है। तो आपका लेमी ने एक रिलेशन दिया, उसने कहा कि आपका जो फोर्स है और साइन ऑफ एंगल, एंगल कौन सा, उस फोर्स के अलावा जो 2 अदर एंगल्स है उनके बीच का जो एंगल है, उनका जो रेशियो है वो क्या रहने वाला आपका कांस्टेंट। समझ में लोमी ने क्या कहा कि 3 फोर्स हो, बॉडी पे लग रहे हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो फोर्स और उसके अलावा जो 2 अदर फोर्सेज उनके बीच के एंगल का साइन का रेशियो क्या रहने वाला है कांस्टेंट। यानी अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करवाएं तो आपका फोर्स है FA, तो इसका किसके साथ रेशियो, अदर 2 फोर्सेज के बीच में एंगल, यानी FV और FC के बीच में एंगल कितना आपका अल्फा, इसके साथ जो रेशियो आने वाला है ये क्या आएगा आपका कांस्टेंट। सिमिलरली बी के लिए अगर देखें तो क्या आएगा आपका FV अपॉन साइन बीटा, क्योंकि ए और सी के बीच का एंगल है बीटा। सिमिलरली FC के लिए कितना आने वाला है FC अपॉन ए और बी के बीच का एंगल कितना है आपका गामा, यानी कि साइन गामा। क्या इनका रेशियो आपका कांस्टेंट आने वाला है, ये किसने बताया हमें, लेमिज ने। इसी को हम साइन लॉ भी बोलते हैं, लेमिज थ्योरम भी बोलते हैं, जो हमें 3 फोर्सेज के बीच में रिलेशन देती है। कौन से ऐसे 3 फोर्सेज जिनके कारण बॉडी किसमें हो आपकी इक्विलिब्रियम में। इसका यूज हम कई सारे क्वेश्चंस में करते हैं। मेनली आपका जब एनएलएम आप पढ़ते हो तो कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाता है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 फोर्सेज है जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, या एक पॉइंट O है इस पे एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन, F1 F2 एंड F3। F1 की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, सॉरी F1 आपका 30 डिग्री पे है, F2 आपका 60 डिग्री पे, F3 आपका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें से आपको F2 की वैल्यू दे रखी है कितना 5√3, ये किसकी वैल्यू आपकी F2 की। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 एंड F3 इफ O इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या यहाँ पे लेमिज थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन लेमिज थ्योरम लगाने के लिए क्या आप इनको इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल पता लगाते हैं। तो हमने कहा देखो आपकी 2 एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, हमने कहा 3 फोर्सेज है हमारे, कौन कौन से, पहला है आपका F1 कितने डिग्री पे आपका 30 डिग्री, दूसरा है आपका F2 जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5√3, क्या तीसरा F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इनके बीच का पहले क्या पता होना चाहिए, एंगल। क्या एंगल निकाल सकते हैं? देखो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, टोटल एंगल कितना होने वाला आपका, क्या 120 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला आपका 150 डिग्री। अब तीनों एंगल कितने होते हैं आपके मिला के 360, ये 150 ये 120 यानी कि 270 तो हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा आपका, क्या 90 डिग्री। तो आपको क्या तीनों के बीच के एंगल्स पता चल गए। अब क्वेश्चन ने कहा बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में, तो क्या यहाँ पे साइन लॉ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। हम जब साइन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या आने वाला, हमारा रिलेशन आने वाला है F1 अपॉन साइन थीटा। कौन सा वाला थीटा, जो कि F1 के अलावा हो। F1 के अलावा कौन कौन सा है, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल, तो हम बोल सकते हैं F1 अपॉन क्या साइन 150 डिग्री। सिंपल याद रखने का तरीका है फोर्स के सामने वाला एंगल, क्योंकि फोर्स के सामने वाला एंगल अदर दो के बीच का ही होता है। तो F1 अपॉन साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होने वाला है आपका, F2 अपॉन क्या F2 आपका 5√3 इसके अलोंग क्या आपका साइन 120 डिग्री, तो हमने कहा साइन 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन 90 डिग्री। क्या यही होने वाला है। इन तीनों में हमें किसकी वैल्यू पता, हमें पता है F2 की, जो कि कितनी है आपकी 5√3। अब मेरे को F1 और F3 की निकालनी है, तो क्या एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करें, एक बार इन दोनों को सॉल्व करें, क्या आपका रिलेशन आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, पहले F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद F1 F3 को सॉल्व कर लेंगे, किन्हीं दो को अल्टरनेट करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अरे इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बना मेरा 5√3 अपॉन साइन 120। क्या साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60, ठीक है। साइन 90 तो आपका 1 होता है, तो ये बन गया आपका कितना F3। क्या साइन 180 माइनस 60 को मैं साइन 60 लिख सकता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, तो ये बन गया आपका साइन 60, तो ये बना आपका 5√3 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू F3। क्या यहां से F3 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 कितना होता है आपका √3 अपॉन 2, तो हमने कहा 5√3 डिवाइडेड बाई √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू F3। क्या √3 से √3 कैंसिल होगा और 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F3 की वैल्यू कितनी है, यहां से F3 की वैल्यू आई आपकी 10 न्यूटन। तो क्या आपने F3 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब मेरे को सॉल्व करना है किसके लिए, F1 के लिए। तो क्या F1 के लिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, F1 और F3 को। अगर मैं F1 और F3 को सॉल्व करूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनने वाला है, मेरा रिजल्ट बनने वाला है F1 अपॉन साइन 150। क्या साइन 150 सिमिलर टू साइन 180 माइनस 30 इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन 90 साइन 91। तो ये बना आपका F1 अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू F3। F3 कितना है आपका, अभी हमने सॉल्व करा 10, तो क्या यहां से F1 की वैल्यू आ सकती है, कितनी आएगी, F1 की वैल्यू आएगी आपकी 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, ये बना आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई हाफ यानी कि 5 न्यूटन। तो क्या F1 की वैल्यू निकल के आ गई 5 न्यूटन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने लेमिस थ्योरम का यूज करके F1 और F3 की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट। तो F1 कितना आया आपका 5 न्यूटन और F3 कितना आया आपका 10 न्यूटन। क्लियर। आगे हम करते हैं एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 80 kg का जो सपोर्टेड है दो केबल से, कई बार आपने देखा होगा एक पर्सन झूला झूल रहा होता है, बीच में लगे होते हैं, इधर से आपका एक केबल बंधी होती है, इधर से एक केबल बंधी हुई है। तो आपका एक पर्सन है C 80 kg मास का, जो कि हैंग कर रहा है। अब ये जो आपका फिगर है, यहाँ पे दो केबल्स हैं, एक का रेशियो T1 है, एक का रेशियो T2 है। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2, T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। और आप ध्यान से देखें तो ये जो C पॉइंट है, इस पे आपके तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से, टेंशन 1 T1 T2 और एक नीचे लग रहा है आपका mg 80 kg वाले पर्सन का, और ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है। तो क्या यहां पर भी आपकी लॉमी थ्योरम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीन फोर्सेज लग रहे हैं बॉडी पे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और आपसे पूछा है रेशियो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही। अगर मैं इसको सेम लॉमी थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल के लिए हम कैलकुलेट करें, तो ये हुआ आपका एक्सिस फर्स्ट, ठीक है, ये आपका सेकंड एक्सिस हुआ, अब हमें क्या बोल रखा है कि T2 कितने एंगल पे है आपका 30 डिग्री पे। के बात समझ में आई, दोनों अल्टरनेट एंगल है।
ये आपका 30 डिग्री पे है। T1 कितने डिग्री पे आपका 60 डिग्री पे। और 80 kg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्ट कर रहा है। क्या फिर से हमें साइन लॉ लगा सकते हैं, पर इसके लिए हमें इन तीनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम इन तीनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 30 है, 90 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्या 120 डिग्री होगा। सिमिलरली T1 और 80 के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। 60 और 90 मिला के कितना हुआ, ये आपका 150 डिग्री। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्या हम वापस से यहाँ पे लेमीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा फ्रॉम लेमीज थ्योरम। अभी इस क्वेश्चन में मेरे को किस किस का रेशियो बताना है, T1 और T2 का। तो क्या मैं केवल T1 और T2 को सॉल्व करूं, मेरे को इनकी वैल्यू तो बतानी नहीं, केवल रेशियो बताना है। तो हमने कहा T1 अपॉन साइन कितना, T1 के सामने वाला एंगल कितना है, T1 के सामने वाला एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, वैसे भी T1 का जब निकालते तो T2 और 80 के बीच का एंगल लेते क्या 120। तो हमने कहा T1 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू क्या T2 अपॉन साइन 150 डिग्री, यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि T1 और 80 के बीच का एंगल है 150, हमें इनका रेशियो बताना। तो हमने कहा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या ये बनने वाला है आपका साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री। क्या इसको फिर से मैं 180 माइनस 60 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन 60। प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। नीचे वाला बनेगा आपका साइन 30। क्या साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। और साइन 150 की, साइन 150 की वो सॉरी साइन 30 की होती है आपकी 1/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इनका रेशियो कितना है आपका √3/1। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में T1 रेशियो T2 कितना है आपका, T1 रेशियो T2 है आपका √3/1। ठीक है, तो आपको लेमीज थ्योरम अप्लाई करना आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में सबसे पहले हमने सीखा वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना, कि कैसे वेक्टर्स का सबट्रैक्शन किया जाता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर था एडिशन की तरह। बस फॉर्मूले में a² + b² प्लस की जगह पे -2ab cos थीटा। और एक रिजल्ट जो आपको याद रखना था वो था कि जब भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो उनको सबट्रैक्ट किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है आपका 2a sin θ/2। ठीक है, फिर हमने सीखा वेक्टर्स का रिजॉल्व करना दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो आपका रिजल्ट आता था जिसके साथ एंगल बनता था उधर कॉस, दूसरी तरफ साइन। जब तीन पार्ट्स में हम रिजॉल्व करते तो आपका बनता है a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। यहाँ पे एक लाइन आपको या एक पॉइंट आपको याद रखना होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और लास्ट में हमने पढ़ा लेमीज थ्योरम, जहां पे हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे अगर तीन फोर्सेज लग रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उस केस में आपका फोर्स और साइन जो अदर दो एंगल्स के बीच का एंगल है उनका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।